वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है, जिसमें हम पढ़ना जारी रखेंगे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का थर्ड चैप्टर मुद्रा एवं साख। मुद्रा मतलब मनी और साख मतलब लोन। ये इस चैप्टर की थर्ड वर्कशीट रहने वाली है। इससे पहले दो वर्कशीट हम पहले कर चुके हैं। पहली वर्कशीट में हमने बात की थी कि मनी यानी कि मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से होते हैं, और मुद्रा के आधुनिक रूप जैसे कि करेंसी नोट हो गए, सिक्के हो गए, एटीएम कार्ड हो गए, ऑनलाइन जो बैंकिंग करते हैं ये हो गया। ये सब कुछ आधुनिक रूप है। लेकिन आधुनिक रूप से पहले क्या था? बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय था, वस्तुओं की अदला बदली होती थी। ये हमने पहले वर्कशीट में पढ़ा था। उसके बाद सेकंड वर्कशीट में हमने बात की थी आरबीआई क्या है, आरबीआई के क्या क्या कार्य होते हैं, बैंकों के क्या क्या कार्य होते हैं। साथ ही साथ हमने समझा था कि ऋण यानी कि साख, जो लोन हमें लेना होता है तो उसके दो सोर्स होते हैं, दो स्रोत होते हैं। एक तो औपचारिक जैसे कि बैंक हो गए, दूसरे अनौपचारिक जैसे कि हमारे रिश्तेदार हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, या फिर कोई आड़ती हो गया, कोई बड़ा व्यापारी हो गया। ओके, इस वर्कशीट में आज की जो थर्ड वर्कशीट है ये इस चैप्टर की लास्ट वर्कशीट रहेगी, यानी कि हमारा थर्ड चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम समझेंगे साख मतलब साख जो लोन है वो क्या होता है, किसे कहते हैं, और साख की शर्तें क्या होती है, ऋण की शर्तें क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। साथ ही साथ दो एग्जाम्पल लेकर के हम समझेंगे कि ऋण लेना या साख लेना यानी कि लोन लेना फ़ायदेमंद होता है या फिर नुकसानदायक, ये किस या किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और लास्ट में एक ये और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, वो रहेगा स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं। ओके, छोटी सी वर्कशीट है, वैसे ये कंप्लीट चैप्टर ही काफ़ी आसान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुद्रा एवं साख जो कि हमारा क्लास 10th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का तीसरा चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं साख की यानी कि लोन की। लोन क्या होता है, ऋण क्या होता है, पता ही है कि ऋण का मतलब होता है हमने जब किसी से कोई उधार लेते हैं तो ऋण है। ओके, अगर हम यहाँ पर एनसीईआरटी की भाषा के अकॉर्डिंग बात करें तो साख एक समझौता है। ओके, ऋण क्या है? एक समझौता है जिसके तहत ऋणदाता यानी कि जो पैसे दे रहा है वो उधारकर्ता को पैसे दे सकता है, कोई वस्तु या सेवाएं देता है। किस आश्वासन पर? इस आश्वासन पे देता है कि भविष्य में वो उसका भुगतान कर देगा। ओके, तो इसमें जो ऋणदाता है वो उधारकर्ता को सेवाएं या फिर धनराशि देता है, इस आश्वासन के ऊपर देता है कि भविष्य में वो लौटा देगा। हालांकि ऐसा नहीं कि हमने किसी से 10,000 रुपीज़ लिए और हम उसको लौटा देंगे 1 ईयर के बाद। उसमें इंटरेस्ट भी होता है, ब्याज, मतलब देना होगा तभी तो वो ऋण देगा ना, वरना वो क्यों रिस्क लेगा। इसलिए तो रिस्क लेता है कि अपना पैसा वो दे पाता है। ओके, तो इसमें सिंपल सी परिभाषा हमें लिखनी है कि साख या ऋण क्या है। कि ऋण एक ऐसा समझौता होता है जिसमें उधारकर्ता को ऋणदाता इस शर्त के ऊपर पैसे देता है कि वो भविष्य में लौटा देगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंपली हमने यहाँ पे बात कर ली कि ऋण मतलब कहीं से जाकर के ऋण ले लो, बस ये शर्त रहेगी कि हमें लौटाना, और हम कह देंगे हाँ जी हम लौटा देंगे और वो लोन दे देगा। ऐसा होता है? आप बैंक को जाकर के बोलिए कि हमें लोन चाहिए 1 करोड़ के आसपास का और हम लौटा देंगे, क्या वो दे देगा? नहीं देगा। इतना आसान नहीं होता। इसमें कई सारी कंडीशंस होती है। जो कंडीशंस होती है उनको बोलते हैं हम ऋण की शर्तें। ओके, यानी कि ऋण लेना एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें कई सारी शर्तें शामिल होती है, उसको हम ऋण की शर्तें बोलते हैं। ओके, जैसे सबसे पहले जो इसमें आता है ऋण की शर्तों में वो होता है ब्याज की दर। यानी कि हम ब्याज की दर है वो फिक्स करेंगे, चाहे हम अनौपचारिक क्षेत्र से ले रहे हैं, किसी रिश्तेदार से ले रहे हैं, चाहे हम औपचारिक क्षेत्र यानी कि बैंक से ले रहे हैं। सबसे पहले तो हम ब्याज की दर पूछेंगे ना कि कितनी होगी। ये नहीं कि हमने यहाँ से ले लिया और उसके बाद बोल दे कि नहीं अब तो ये लगेगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त होती है ऋण की वो होती है ब्याज की दर। कि ब्याज की दर क्या रहेगी, हमें कैसे लौटाना है। ओके, यानी कि कितने ब्याज जो रहेगा उस दर के ऊपर हमें लौटाने होंगे, तो वो फिक्स करेंगे। तो ये पहली ऋण की शर्त होती है। दूसरी होती है समर्थक ऋण आधार। यानी हमें जो ऋण मिलेगा, लोन मिलेगा, वो वैसे ही नहीं मिल सकता, हमें गारंटी के तौर पर कुछ सबमिट जमा करवाना होता है। गारंटी के तौर पर जैसे बैंक में हम जाते हैं तो बैंक ऐसे नहीं कि अच्छा भाई साहब ठीक है आप आ गए हम तो जानते हैं आपको लोन दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसे करके आपको लोन दे दिया तो उसके बाद तो टाटा बाय बाय गए, आप दोबारा थोड़े ही मिलोगे, किसी को भी रिश्तेदार को भी नहीं मिलोगे, पहचानने से मना कर दोगे। तो इसमें समर्थक ऋण आधार की आवश्यकता होती है। यानी कि जब ऋण दिया जाता है तो पहली चीज़ कि कितना दिया जाएगा ये तय किया जाता है। वो किसके आधार पे? आपके पास कितनी इनकम है, कितनी प्रॉपर्टी है, उसके आधार पे देखा जाएगा। तभी तो किसी को 1 करोड़ मिल जाता है, किसी को 10,000 भी नहीं मिलते। ओके, तो समर्थक ऋण आधार का अर्थ है कि हमें गारंटी के तौर पर कुछ जमा करवाना होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऋण ना लौटाते हैं, अगर हम वो लोन नहीं लौटाते हैं, नहीं चुकाते हैं, तो बैंक उन संपत्तियों को बेच करके अपना ऋण है वो वापस वसूल सकता है। जैसे मकान है, पशु है,
या आपके पास कोई व्हीकल है, वाहन है, या प्लॉट है, ओके, या आप जॉब कर रहे हो तो आपका जॉब कार्ड है, तो उन सब के बेस पर आपको लोन मिल सकता है। इनको बोलते हैं ऋण, या समर्थक ऋणाधार कह सकते हैं, ऋणाधार समर्थक कह सकते हैं। ओके, तो ये दूसरी शर्त होती है कि हमें लोन अगर बैंक से लेना है, रिश्तेदार हो सकता है वैसे ही दे दे, जरूर नहीं कि वो समर्थक ऋणाधार, लेकिन उसे पता होगा कि आपकी कितनी गुंजाइश है और कितना आप लौटा पाओगे। बैंक वाले हैं वो आपको देंगे तो उसमें समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता होगी तभी आपको लोन मिलेगा। ओके, तो क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका पशु हो गए, वाहन हो गए, मकान हो गया, प्लॉट हो गया, या आप अगर गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी जॉब में हो तो आपका जो सैलरी स्टेटमेंट है वो भी समर्थक ऋणाधार में शामिल होगा। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि हमने बता दिया कि अच्छा मेरे पास प्लॉट है ये, ओके, मैंने कह दिया दे दो मुझे लोन, या आपने कह दिया कि मेरे पास ये गाड़ी है दे दो मुझे लोन। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, क्या गारंटी कि वो आपका प्लॉट है, आपकी गाड़ी है, हमें उसके डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। उस डॉक्यूमेंटेशन यानी कि तीसरी शर्त होती है ऋण की कि हमें अपने, जैसे आधार कार्ड हो गए, अब तो आपके फ़ोटोग्राफ हो गए, एक फॉर्म अप्लाई करना होता है, और उसके साथ साथ जो भी प्रॉपर्टी हमने बताया कि हमारी है उसके डॉक्यूमेंट्स हमें देने होते हैं। तो ये तीसरी शर्त होती है। उसके बाद चौथी जो शर्त होती है कि भुगतान की प्रक्रिया क्या रहेगी, यानी कि हम कितने वर्षों में लौटाएंगे, 5 वर्षों में लौटाएंगे, 2 वर्षों में लौटाएंगे, और कैसे लौटाएंगे। इंस्टॉलमेंट किस्तों में अगर लौटाएंगे तो कैसे लौटाएंगे, मंथली होगी, ईयरली होगी, हाफ ईयरली होगी, तो वो सब कुछ भी तय किया जाता है। तो इन सब को बोलते हैं ऋण की शर्तें। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि साख क्या है। साख एक समझौता होता है, यानी कि ऋण एक समझौता होता है जिसमें जो ऋणदाता है वो उधारकर्ता को धनराशि, वस्तुएं या सेवाएं इस आश्वासन पर देता है कि वो भविष्य में लौटा देगा। और इसमें ऋण की शर्तें होती है, 4 शर्तें होती है। पहले ब्याज की दर, दूसरा समर्थक ऋणधार, ये अलग से भी पता होना चाहिए, ओके, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। उसके अलावा आवश्यक दस्तावेज, और चौथा भुगतान की प्रक्रिया। तो इनको बोलते हैं ऋण की शर्तें। ओके, तो ये हो गया हमारा साख क्या है और साख की शर्तें क्या होती है। अब हम देखते हैं कि क्या साख जो लिया जाता है, जैसे लोन जो लिया जाता है, क्या हमेशा उससे फ़ायदा होता है या कई बार इससे नुकसान भी हो सकता है। कैसे, तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए गए आपकी एनसीईआरटी बुक में से, वही 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए। जैसे पहला एग्जाम्पल है स्लीम का। त्योहारों के दौरान जूता निर्माता स्लीम को 1 महीने के अंदर बड़ी भारी मात्रा में जूता बनाने का एक ऑर्डर मिलता है। ओके, जो स्लीम है वो जूते का काम करता है, जूते बनाने का काम करता है, और त्योहारों के सीजन में उसके पास एक बड़ा सा ऑर्डर आ जाता है जूते बनाने का। अब इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए वह अतिरिक्त एक्स्ट्रा उसे मजदूर चाहिए, क्योंकि अकेला तो वो काम कर नहीं पाएगा, 1 महीने में उसे ऑर्डर भी पूरा करना है। ओके, तो उसके साथ साथ उसे कच्चा माल भी खरीदना है, यानी कि मजदूर भी चाहिए, कच्चा माल भी खरीदना है। इतना पैसा तो सलीम के पास है नहीं इस वक्त, तो क्या करेगा, तो उसने वह आपूर्तिकर्ता जो है, यानी कि जो सप्लायर है चमड़े वाला, जिसे वो चमड़े लेता रहता है, उसको कहता है कि चमड़ा मुझे उधार दे दो। ओके, और उसे कहता है कि मैं भुगतान कब कर दूंगा, बाद में कर दूंगा। ओके, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, जो चमड़ा सप्लाई करा है उसने क्या किया, यहाँ पर इसको लोन दिया एक तरीके से। ओके, उसके बाद वह व्यापारी से भी कुछ उधार ले लेता है। उधार मतलब जो व्यापारी जिसने ऑर्डर दिया उससे एडवांस ले लेता है, उसे कहता है कि मुझे एडवांस चाहिए कुछ ऑर्डर के तौर पे, ताकि मैं भी कंफर्म हूँ कि आप ऑर्डर दे रहे हो। और इस तरीके से उसने क्या किया, 2 जगह से लोन लिया, एक तो एडवांस लिया, और दूसरा उसने जो चमड़े वाला है, सप्लायर है, उससे उसने चमड़ा एडवांस में लिया कि मैं बाद में पैसे लौटा दूंगा। ओके, तो महीने के अंत तक वह उस ऑर्डर को पूरा कर देता है। अब इससे क्या होता है, उसको अच्छा लाभ होता है, और उसने जो भी उधार लिया था वो उसको चुका देता है। अब यहाँ देखिए, अगर सलीम ये कहता कि नहीं भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहाँ से चमड़ा लेके आऊँगा, कहाँ से मजदूर लेके आऊँगा, क्या उसकी आय बढ़ती, नहीं बढ़ती, वो वहीं का वहीं रह जाता। तो यहाँ हमने देखा कि ऋण लेना, अगर सोच समझ के ऋण लिया जाए तो ये फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हर किसी के पास ऐसा होता है कि उस वक्त कोई भी नया काम धंधा स्टार्ट करें या कुछ करें तो हर वक्त हमारे पास पैसा हो ज़रूरी नहीं होता। तो अगर हम सोच समझ करके, बहुत ज़्यादा सोच समझ के अगर पैसा लेते हैं तो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाता है, हमारी आर्थिक जो स्थिति होती है उसको सुधारने में मदद करता है ऋण लेना। तो ये हमने देखा। अब दूसरा एक और भी है यहाँ पर केस, कि जरूरी नहीं कि हर बार आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हो, जैसे ऋण के जाल के रूप में साख। अब यहाँ पे दूसरा जो है ये है स्वप्ना का केस। ओके, स्वप्ना एक किसान है और कृषि के खर्च को वहन करने के लिए साहूकार से उधार लेती है। यानी कृषि में क्या होता है, एडवांस में इन्वेस्टमेंट करना होता है।
इन्वेस्टमेंट मतलब खाद, बीज, स्प्रे, पेस्टिसाइड, उसके बाद खेत की जो निराई गुड़ाई होती है, और उसके बाद जो भी मज़दूरों की मेहनत लगती है, वो 6 मंथ तक तो इन्वेस्टमेंट होता है। फिर उसके बाद फसलें निकले तब जाके बात बनती है। ओके, तो उसको खर्च करने के लिए एक साहूकार से, एक व्यापारी से उधार ले लेती है। आमतौर पे क्या है, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा ना, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो ब्याज की दर कम होती है, और अगर हम अनौपचारिक स्रोत से लेंगे तो ब्याज की दर वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसने साहूकार से उधार ले लेती है, लेकिन उसके दुर्भाग्य से फसल कीड़ों या अन्य किसी वजह से बर्बाद हो जाती है। आमतौर पे फसलों के साथ ऐसा होता है कि कृषि ऐसी होती है कि उसकी गारंटी वारंटी नहीं होती। जब तक वो मार्केट या घर में ना पहुंच जाए तब तक कभी भी फसल का कुछ अता पता नहीं होता, तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में वह ऋण का भुगतान नहीं कर पाती, और ऋण के साथ साथ ब्याज बढ़ता जाता है, यानी कि ब्याज तो बढ़ेगा ही क्योंकि वो लौटा नहीं पाए, तो उसके कारण वो रकम है बढ़ती जाती है, और अंत में क्या होता है, उसे अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ता है। यानी यहाँ पर दोनों स्थितियों में देखिए कि लोन अगर हम सोच समझ के लें, जहाँ पर जोखिम कम हो वहाँ पर लोन हमेशा फ़ायदेमंद होता है। जहाँ पर जोखिम ज़्यादा हो तो वहाँ पर हमें जोखिम को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये रिस्क हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, वो हमें पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। तो यहाँ हमने क्या समझने की कोशिश की कि साख है वो फ़ायदेमंद हो सकता है कम जोखिम के लिए अगर लिया जाए। अगर ज़्यादा जोखिम है वहाँ पर लिया जाए तो कई बार इसके जो परिणाम है वो उल्टे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की उसमें काफ़ी डिटेल में भी एग्जाम्पल पूरी कहानी को बताया गया। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है, इस वर्कशीट का भी लास्ट टॉपिक है, स्वयं सहायता समूह। ओके, अब हमने एक और चीज़ हमने समझी कि जो हम औपचारिक स्रोत, यानी कि जैसे बैंक हैं या फिर जो सहकारी समितियां होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, वहाँ से हम अगर लोन लेते हैं तो ब्याज की दर कम होती है, कम भी होती है, फिक्स भी होती है, और ऐसे गलत तरीके भी नहीं अपना सकते। सही है ना, बैंक से लोन लेना, ब्याज की दर तो लगभग आधे से भी कम होती है। लेकिन हर किसी को लोन नहीं मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि आपके पास समर्थक ऋणाधार होना चाहिए गारंटी के तौर पे। अब जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास मकान भी खुद का नहीं है, या फिर जिस जगह पे बैठा है वो उसके नाम ही नहीं है, डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब जिसको सबसे ज़्यादा ऋण की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, उसको तो लोन मिलेगा ही नहीं। अब क्या किया जाए, आगे तो बढ़ना है। तो उसके लिए एक रास्ता है कि अगर आपके पास कोई भी कोलेट्रल्स यानी कि समर्थक ऋणाधार नहीं है तो भी लोन मिल सकता है। उसका वो रास्ता है स्वयं सहायता समूह। ओके, अब चलिए पहले समझ लेते हैं स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं इनको, SHG भी बोलते हैं। ओके, स्वयं सहायता समूह कुछ लोगों का समूह होता है। क्या होता है, कुछ लोगों का, कितने, जनरली सामान्य तौर पे 15 से 20 लोगों का समूह होता है, गरीब लोगों का समूह होता है, और ज़्यादातर इनकी सदस्य महिलाएं होती है। यानी कि कितने सदस्यों का, पहली चीज़ तो आप बताओगे स्वयं सहायता समूह, यानी कि इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बोलते हैं। ये सामान्य तौर पर 15 से 20 लोगों का समूह होता है। ओके, ये मिलकर के कोई काम धंधा करते हैं, मिलकर के कोई एक काम धंधा करेंगे, उसके लिए समूह बनाया जाता है। ओके, और रेगुलर यानी कि ये सेविंग करेंगे। सेविंग मतलब पैसों की बचत करेंगे, जैसे कि हो सकता है वो 10 रुपये हो सकता है वो 20 रुपये प्रतिदिन का हो सकता है 100 रुपये महीने का हो सकता है 1000 रुपये हो, वो उसकी आय के ऊपर निर्भर करेगा। ओके, पहली चीज़ तो समझ में आ गई नहीं कि ये 15 से 20 व्यक्तियों का समूह होता है। इसमें ज़्यादातर सदस्य महिलाएं होती है, और ये कोई एक काम धंधा करते हैं और उसमें लगातार सेविंग मतलब बचत करते हैं, उस पैसे को इकट्ठा करते हैं। ओके, और अगर किसी सदस्य को, जैसे 15 से 20 सदस्य, उसमें से किसी एक को ज़रूरत पड़ी तो उस पैसे इकट्ठा किया गया जो पैसा है, जो बैंक में वो जमा करवाते हैं, कहीं पर भी इकट्ठा करते हैं, उसको एज ए लोन भी दे देते हैं उस सदस्य को। चलो ज़रूरत है किस पर, कम ब्याज के ऊपर। ओके, यानी कि आपस में ही उनको लोन मिल जाता है, आपस में ही कम ब्याज के ऊपर मिल जाता है। ओके, और इसका एक और फ़ायदा ये होता है, एक बड़ा फ़ायदा ये है कि कुछ वर्षों तक अगर वो सेविंग हो, कुछ वर्षों का मतलब 2 वर्षों तक, कम से कम 2 से 3 वर्षों तक अगर लगातार वो बचत करें, और ये बचत जैसे बैंक खाते के थ्रू उनके पास रिकॉर्ड रहेगा कि बचत हो रही है, तो बाद में बिना किसी समर्थक ऋणाधार के बैंक लोन दे देता है कि ठीक है इनकी तो इनकम हो रही है, तो उनको लोन मिल जाता है। तो ये बड़ा फ़ायदा है। ओके, और एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि जब ये इस प्रकार के स्वयं सहायता समूह बनते हैं तो इससे समाज सुधार को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि ये लोगों का एक समूह मिलता है, आपस में जो सामाजिक बुराइयां जैसे शराब की है या घरेलू हिंसा की है उनके पर चर्चा की जाती है, और मिल करके उसके खिलाफ कदम भी उठाते हैं। तो इस स्वयं सहायता समूह, तो इसके 4 या 5 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, क्या है, क्या करते हैं,
और कैसे वो बचत करते हैं, कैसे लोगों को लोन मिलता है, कैसे बिना ऋण जो समर्थक ऋणधार है उसके बिना इनको बैंक लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, और इनके सामाजिक कार्य क्या है। यहाँ पर दिए भी गए कि एक तो कम ब्याज पर ऋण देना इसका कार्य होता है। हालांकि मैंने बताया उस तरीके से लिखोगे तो थोड़ा बेटर है, सब कुछ कवर हो जाएगा। किसमें जो सदस्य होते हैं वो लगातार बचत करते हैं और अपने सदस्यों को अगर जरूरत हो तो कम ब्याज के ऊपर वो लोन दे देते हैं। दूसरा, बिना समर्थक ऋणधार ऋण मिल जाता है इनको। ओके, देना यहाँ पे गलत लिखा, ऋण मिल जाता है। अगर ये 2 या 3 वर्षों तक लगातार बचत करते हैं तो बैंक इनको लोन दे देता है। तीसरा, सदस्य है वो पूंजी इकट्ठी करते हैं, ये कार्य नहीं है, ये शुरुआत में आ जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण निर्धन महिलाएं हैं विशेष तौर पर इसमें शामिल होती है। आमतौर पे वही लोग इस प्रकार के जो समूह है वो बनाते हैं, और इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा किया जाता है, यानी कि सामाजिक मुद्दों उनके ऊपर भी चर्चा हो जाती है। जब एक ही जगह बैठ करके वो काम करेंगे तो उन मुद्दों के ऊपर चर्चा भी होगी और उनका कोई समाधान भी निकलेगा। ओके, तो ये होता है स्वयं सहायता समूह। तो ये थी हमारी वर्कशीट और ये था हमारा चैप्टर। अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में 4 बेहद आसान से क्वेश्चन दिए गए। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं। ओके, तो ऋण लेते समय ब्याज की दर, भुगतान की प्रक्रिया निश्चित की जाती है। यानी कि जब हम ऋण लेते हैं तो सबसे पहले क्या ब्याज क्या रहेगा, फिर वो सामने वाला पूछता लौटाओगे कब, कैसे लौटाओगे, मंथली या 6। ओके, तो ऋण लेते समय ब्याज की दर और भुगतान की प्रक्रिया वो निश्चित की जाती है। इसके साथ साथ समर्थक ऋणाधार व आवश्यक दस्तावेज की भी आवश्यकता होती है। ओके, यानी कि समर्थक ऋणाधार मतलब जो गारंटी के तौर पर हमारे पास है, और उनके दस्तावेज होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। इन्हें हम साख की या ऋण की शर्तें बोलते हैं, इन चारों को। ओके, ठीक है, क्लियर। तो इन चारों को क्या बोलते हैं, साख की शर्तें या फिर ऋण की शर्तें बोलते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 5 मार्क्स में आ सकता है या फिर 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, बोर्ड या आपके मिड टर्म या प्री बोर्ड एग्जाम में। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन बनता है, स्वयं सहायता समूह के महत्व पर एक नोट लिखिए। इसमें सब कुछ आ गया, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो उसमें आप यही आंसर लिखो, क्योंकि सब कुछ हमने इंक्लूड कर दिया। यह सामान्यतः 15 से 20 व्यक्तियों का समूह होता है। इसमें सभी सदस्य मिलकर कोई कार्य करते हैं और सामूहिक बचत करते हैं, लगातार बचत करते हैं। यह अपने समूह के सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण भी देते हैं। कुछ समय तक लगातार बचत करने के बाद, कुछ समय का मतलब 2 से 3 वर्षों तक लगातार बचत करने के बाद बैंक बिना समर्थक ऋणाधार के ऋण दे देता है। स्वयं सहायता समूह ने समाज सुधार के कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी कि यहाँ पर समाज सुधार के कार्य हैं उनमें भी योगदान रहा है, क्योंकि ये सदस्य मिलकर के चर्चा करते हैं, जो भी सामाजिक बुराई होती है उसका भी ये निपटारा करते हैं। ये है स्वयं सहायता समूह। चलिए, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड जो तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, ऋण जाल कब उत्पन्न होता है, व्याख्या कीजिए। यानी कि जो डेट ट्रैप होता है वो कब पैदा होता है, ये हमें बताना है। कि जब कोई व्यक्ति ऋण लेता है और ऋण को समय पर लौटा नहीं पाता तो ब्याज के साथ ऋण की राशि बढ़ती जाती है, इसे ऋण जाल कहते हैं। ओके, तो ऋण जाल क्या होता है और कब उत्पन्न होता है, कि जब कोई व्यक्ति ऋण ले लेता है, लोन ले लिया और लोन को समय पर लौटा नहीं पाता तो ब्याज के साथ वो राशि क्या होगी, बढ़ती जाएगी, इसे बोलते हैं ऋण जाल। ओके, उससे निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया एक जनरल क्वेश्चन है। इसमें जैसे हमने स्लीम की कहानी पढ़ी कि स्लीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई, वो ऑर्डर टाइम पे दे पाया और उसकी इनकम भी बढ़ गई। इसी प्रकार अपने आसपास के परिवार या संबंधियों के जीवन में साख की सकारात्मक भूमिका के 2 एग्जाम्पल देने। कि हमारे आसपास किसी ने लोन लिया हो और लोन से उनको फ़ायदा हुआ, तो ये 2 एग्जाम्पल हमें देने। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए। पहला, हमारे पड़ोस में रहने वाले गोयल जी ने बैंक से ऋण लेकर के अपना रेस्टोरेंट शुरू किया था। आज उनकी आमदनी लाखों में, लंबी चौड़ी गाड़ियाँ उनके पास। दूसरा एग्जाम्पल है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, वहीं कॉलोनी में रहने वाले हैं। उत्तराखंड के रहने वाले रावत जी ने ऋण लेकर के एक छोटी सी दुकान की थी, उनका काम चल पड़ा। आज 4-5 सेल्फ पर्सन भी उनके साथ काम करते हैं, मतलब बड़े सेठ बन गए वो। तो ये 2 एग्जाम्पल आप अपने आसपास के एग्जाम्पल भी दे सकते हो। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट।